जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा आप लोगों का आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, यहां पर हम यूपी ट्रिपल एससी पैट जीडी और कांस्टेबल के लिए अपनी हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर पढ़ रहे हैं। देखिए जरा बच्चा, आज की क्लास नंबर 13 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जहांगीर के 4 पुत्र थे बच्चा, और जहांगीर का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, है ना बच्चा। उससे आगे की बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट बात ये हुई थी कि जहांगीर के अंतिम समय में जहांगीर का एक विश्वास पात्र था आसफ खां, और बच्चा जहांगीर ने आसफ खां को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, और वो जिम्मेदारी ये थी कि नूर जहां के विपरीत जाकर आसफ खां आपको मेरे पुत्र खुर्रम को, है ना, खुर्रम यानी शाहजहां को गद्दी पर बैठाना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। चाहे शहरयार से युद्ध, काफ़ी युद्ध हुए शहरयार से, उन युद्धों के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? शाहजहां बैठते हैं, है ना, जिनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो देखेंगे जरा, शाहजहां की बात कर लेते हैं बच्चा। 1627 से 1658 इनका कार्यकाल रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये जो शाहजहां नाम दिया गया था, याद रखेंगे आप, नेम्ड बाय जहांगीर। जी हाँ, इन्हीं के पिताजी ने इनको ये नाम दिया था। समझ में आ रही है बात बच्चा? देखें जरा, तो आगे की बात कर लेते हैं। बचपन का नाम, शाहजहां के बचपन का नाम आप सभी जानते हैं। दूसरे नंबर के पुत्र थे जहांगीर के खुर्रम। पहले पुत्र ने तो इनके खिलाफ विद्रोह कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको कराया था। समझ में आ रही है बात बच्चा? देखिए जरा, इनकी अगर हम माता की बात करें तो याद रखेंगे आप, माता का नाम क्या हो जाता है? जल्दी से बताएं, जो लास्ट क्लास रिवाइज करके आए उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखेंगे जरा, माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। और हमने क्या पढ़ा था? जोधाबाई। ये कौन से वाली जोधाबाई है? याद रखेंगे, ये उदयपुर वाली जोधाबाई है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अकबर वाली नहीं है। तो 2 जोधाबाई मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। आगे की बात करें बच्चों, देखें जरा, और इनकी पत्नी की अगर बात करें, अर्जुमंद बानो बेगम, है ना। इतना आप नाम याद रखेंगे। और बच्चे याद रखेंगे, इन्हीं के ऊपर क्या बना था? मुमताज महल। बात समझ में आ रही है? चलेंगे जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो बच्चे याद रखना, इनके कितने बच्चे हुए थे? याद रखेंगे, कुल 14 बच्चे इनके हुए थे। जी हाँ, ये काफ़ी प्रिय थी शाहजहां के, ये बात आप याद रखेंगे। शाहजहां के काफ़ी क्या थी बच्चा? ये सबसे प्रिय थी, ये बात आप याद रखेंगे। इन्हीं के ऊपर ताजमहल तक बनवा दिया गया। समझ में आ रही है बात? तो देखेंगे जरा, अब कुल कितने बच्चे हुए? 14। और 14 में से बच्चा याद रखना, केवल 7 बच्चे ही बचे। 7 बच्चे ही जीवित रहे, ये बात आप याद रखेंगे। इन 14 में से केवल 7 ही बचे, बाकी के 7 हैंड टू हैंड मरते चले गए। तो देखेंगे जरा, इन 4 की अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है जी, 4 और 3 यहां पर हो जाती है पुत्रियां। 3 क्या हो जाती है? पुत्री, और 4 हो जाते हैं पुत्र। टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं भैया? 7 हो जाते हैं। तो देखिए जरा जल्दी से करके, सबसे पहला हो जाता है दारा शिको। ये आखिर में भी आएंगे, याद रखेंगे, काफी लंबा इनके बारे में चर्चा होगी सबसे लास्ट में। तो दारा शिको, जिनको क्या बनाया गया बच्चा? याद रखेंगे, पंजाब का सूबेदार। ये आप याद रखेंगे बात। नंबर 2 बात आ जाती है, नाम याद रखेंगे, अब इस बात का ध्यान रखेंगे, शाह सुजा। और इनको कहां का सूबेदार बनाया? बंगाल का। जी हाँ, चारों के चारों पुत्रों पर एक समान प्रेम इन्होंने डाला, ये बात आप याद रखेंगे। शाह सुजा के बाद आ जाते हैं
जी हाँ, सबसे बड़े विलन औरंगजेब, और इनको दिया गया दक्षिण भारत, दक्षिण का सूबेदार। और लास्ट आ जाते हैं बच्चा कौन, मुराद बख्श। सबसे लास्ट में आते हैं कौन, मुराद बख्श, जिनको क्या दिया गया, गुजरात। देखो पूरा भारत कवर हो गया, गुजरात का सूबेदार। चारों की चारों दिशाओं में अपने बेटों को पहुंचा दिया। दोस्तों बात करें पुत्रियों की, तो याद रखना जहारा, रोशन आरा, और याद रखेंगे गोहन आरा। ये तीनों की तीनों क्या याद रखा, ये तीनों की तीनों क्या थी, इनकी पुत्रियां थी। अब इनके बारे में एक बात बताई जाती है क्या, कि औरब इनमें सबसे ज्यादा चतुर, या ऐसा कहते हैं आप सबसे ज्यादा नालायक बेटा था, जिसने अपने बाप को भी बाप नहीं समझा, अंतिम समय में यातनाएं देकर उसको मार डाला। समझ रहे हैं आप, अभी आगे मिलेगा हमको सब कुछ, पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे यहाँ पर। तो औरंगजेब कैसे थे बच्चा, सबसे नालायक बेटे थे जिनको भगा दिया गया था। बात समझ में आ रही है महल से, लेकिन फिर भी महल की सारी जानकारी इन तक पहुंचती थी। क्यों, क्योंकि इनकी ये तीनों बहनें क्या थी, सबसे ज्यादा प्रिय थी अपने भाई, तीसरे नंबर के भाई औरंगजेब के। तो ये इनको क्या करती थी, सारी घटनाएं बताती थी कि भैया आज महल में ये हुआ। समझ में आ रही है बात, ये गुप्तचर के माध्यम से उस समय होता था, ये बात आप याद रखेंगे बच्चा। चलो चलिए जरा आगे, इससे आगे की बात कर लेते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चा। चलो जी अब आगे बात करते हैं, फिर दोबारा सुन लेंगे आप। शाहजहां के चार बेटे थे, दारा शिकोह, दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये नाम आप याद रखेंगे बच्चा। बात करें दारा शिकोह की तो पंजाब का सूबेदार बनाया गया, बात करें शाह सुजा की तो बंगाल का सूबेदार बनाया गया, बात करें औरंगजेब की तो दक्षिण में भेज दिया गया, साउथ में, और मुराद बख्श की बात करें तो ईस्ट वेस्ट इसको दे दिया गया, यानी कि गुजरात का हिस्सा इसको दे दिया गया। तीन पुत्री जहारा, रोशनारा और गोहनारा इनको थी। समझ में आ गई बात। चले अब आगे की बात कर लेते हैं। चलो जी बात स्टार्ट होती है शाहजहां के बारे में ही। औरंगजेब की एंट्री इसी के बीच में हो जाएगी, देखते हैं कहां पर होगी। देखेंगे यार, अगर हम बात करें बच्चा शाहजहां का राज्याभिषेक कहां पर हुआ, याद रखेंगे आगरा में ही हुआ। हाँ, औरंगजेब का दो बार राज्याभिषेक होगा, वो मैं भी आगे बताऊंगा आपको, है ना। औरंगजेब का दो बार होगा, लेकिन उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप शाहजहां की बात कर लेते हैं, जब उसकी एंट्री होगी तब उसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए जरा, तो अगर फर्स्ट बात की बात करें तो शाहजहां का राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली के खिलाफ थे सभी। इन्होंने अपनी गद्दी को कहाँ मुनासिब समझा, याद रखेंगे आगरा में ही। जितने भी मुगल काल थे, लगभग 90% मुगल कालीन शासक जो थे वो आगरा को अपनी गद्दी मानते थे। समझ में आ रही है बात। चलें जरा, अब याद रखेंगे 1628 में प्रेम भौता दिल्ली से राजधानी बनाया। कब राजधानी बना, याद रखेंगे सन को आप 1628 में। बात समझ में आ रही है बच्चा। और याद रखेंगे इसी को पलट दिया गया 1638 में पुणे। राजधानी 10 साल के बाद किसको बनाया गया, दिल्ली को। ये नाम आप याद रखेंगे। ये मत सोचना इतनी जल्दी क्यों कूद गए हम 10 साल आगे, अभी यहीं पर चल रहे हैं। केवल आपको एक नोट लिखाया था कि राजधानी फिर दोबारा बदली गई 10 साल बाद, और कहां पर, दिल्ली को राजधानी बनाया गया आगरा के स्थान पर। चलिए बच्चा आगे की अगर हम बात करें, अब ये नाम याद रखेंगे 1628 बड़ा ही कठिन रहा शाहजहां के लिए। क्यों, क्योंकि यही वो वर्ष था जब वो गद्दी पर बैठा था। आप समझ रहे हैं 1628 में क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर बैठती राजा कैसा था, नया नया था, तौर तरीके पता नहीं थे, किस किस तरीके से लोगों को संभालना है, प्रजा को किस तरीके से संभालना है, युद्ध में किस किस तरीके से साहस का पराक्रम दिखाना है ना बच्चा। तो नए नए बैठे थे और तुरंत तो तभी इनके ऊपर हमला बोल दिया किसने, याद रखेंगे आप
खान ए जहां लोधी ने, आप समझ रहे हैं? तो 1628 में ऐसे लिख लें इसको आप, शाहजहां के खिलाफ विद्रोह। शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया, और किसने किया याद रखेंगे आप? खान ए जहां लोधी ने किया। इतनी बात समझ रहे हैं आप? क्लियर? इतनी बात, खान ए जहां लोधी ने विद्रोह किया, और याद रखेंगे पहला विद्रोह खिलाफ, पहला विद्रोह ऐसे लिख लो आप इसको, पहला विद्रोह खान ए जहां लोधी ने किया। बात समझ में आ रही है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? अच्छा याद रखेंगे। अब यहां से एक बात याद रखना, क्या? खान ए जहां लोधी ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, और ये जाकर मिल जाता है किससे? अहमदनगर में निजाम शाह से मिल जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चा? केवल इसलिए कि शाहजहां को गद्दी पर ना बैठाया जाए, लेकिन जैसे 1628 में गद्दी पर बैठा दिया गया, भैया तिलक लगा दिया गया कि आप ही हमारे सम्राट हैं, तो इसको क्या महसूस हुआ कि खान ए जहां लोधी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, जो सम्राट बना है आप तो उसी के पीछे पड़े हुए थे। देखो जब विद्रोह किया तो क्या था? सम्राट नहीं था, लेकिन विद्रोह करते करते सम्राट बन गया। अब तो ये किसकी बैंड बजाने वाला था? जहां लोधी की। ये इसको भी पता था कि भैया अब तेरी बैंड बजने वाली है, अब तू अपना बोरी बिस्तर लेके भाग ले, है ना? लेकिन ये मिल चुका था किससे? अहमदनगर के शासक निजाम शाह से मिल चुका था। इसने कहा भैया निजाम शाह तू अपना काम देख, मुझको छोड़ दे, मैं तो जा रहा हूं अपने सम्राट के पैर छूने। तो इसने क्या चालबाजी दिखाई? इसने इसको छोड़ा उधर, जिससे हाथ मिलाया तो उसको ही छोड़ दिया, और तुरंत पैरों में गिर गया शाहजहां के जाके कि भैया मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो आपकी प्रजा हूं, मुझसे गलती हो गई, ये विद्रोह मैं दोबारा करने वाला नहीं हूं, आप प्रभु शांत हो जाइए और मुझको क्षमा कर दीजिए। इन्होंने कहा बेटे ठीक है तुझको क्षमा कर देते हैं, लेकिन तू जो एक गुल खिला के आया है अहमदनगर में, तूने हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया और वो भी तैयार हो गया हमारे खिलाफ विद्रोह करने के लिए। एक काम करो, उससे अहमदनगर लेके आओ। तो भैया जहां लोधी तुड़ू अपने घोड़े से होते हुए अहमदनगर आए और बोला कि भैया निजाम शाह तुम कहीं और चले जाओ, ये अहमदनगर मेरे सम्राट को दे दो। निजाम शाह ने कहा कि मैं क्या भैया तेरा जीजा हूं जो तुझको उठा के दे दूंगा? निकल जा मेरे दरबार से और दोबारा मुझको चेहरा मत दिखाना। ये शब्द थे किसके? निजाम शाह के। धोखेबाज, तूने दोस्ती में धोखे दिखाया है, निकल जा दरबार से और दोबारा मेरे सामने मत आना। ये बात पहुंच जाती है कहां? शाहजहां के दरबार में, जिससे शाहजहां क्या हो जाता है भैया? लाल पीला हो जाता है। और याद रखना 1633 में चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई का जीत जाता है बस अहमदनगर। जब इन्होंने इसको जीता तो उससे पहले ही निजाम शाह छोड़ करके जा चुके थे किसी और शहर में। समझ में आ रही है बात? चलो क्लियर बात समझ में आ गई? बहुत सिलेक्टेड पोर्शन हमको पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए जरा, ये समझ में आ गया बच्चा? चलो जरा, इसी बीच 1628 में याद रखना एक बुंदेलखंड का विद्रोह भी हुआ भैया, इसका आप याद रखेंगे नाम। और ये विद्रोह हुआ था राजा विक्रमजीत की कम बुद्धिमत्ता की वजह से, उनके प्रकोप से। विक्रमजीत ने क्या कर दिया था? बहुत जबरदस्त बुंदेलखंड में क्या कर दिया था? लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। लोगों की संपत्ति को बेच कर अपनी प्रजा की देखो ऐसा कितना कमीन सा राजा था, अपनी प्रजा को नोच नोच के खा रहा था। ये बात पहुंची शाहजहां के आगे। शाहजहां ने कहा एक काम करो, उठा लो इसको। विक्रमजीत को उसके घर से ही उठवा लिया और जीत लिया। किसको? बुंदेलखंड से
क्या करा, विक्रमजीत को उठवा लिया, है ना, और तुरंत हमला बोल दिया बुंदेलखंड पे और प्रजा को अपने अंडर में कर लिया। बात समझ में आ रही है बच्चा? तो देखें जल्दी से जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे। और 1636 में बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताता हूं। 1636 में गोलकुंडा जीता, और गोलकुंडा फेमस है किसके लिए? कोहिनूर। बाद में अंग्रेज उठा करके ले गए थे, कंगरू कोहिनूर भी ले आए। शाहजहां कोहिनूर कहां से लाए थे? याद रखेंगे 1636 में गोलकुंडा की वजह से इसको उठा ले आए थे, कोहिनूर को। समझते हैं आप कोहिनूर क्या होता है? हाँ, चलिए जरा बात कर लेते हैं हम शाहजहां के बारे में। भैया शाहजहां के समय में काफी सारे विदेशियों का क्या हुआ? आगमन हुआ। अब देख लेते हैं किन किन का आगमन हुआ, इसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए जरा, अगर हम बात करें शाहजहां के समय आए विदेशी। चलो भैया शाहजहां की अगर बात करें तो याद रखना कौन कौन आए। पीटर मुंडी, इनके बहुत बढ़िया बढ़िया कथन है, अभी बताऊंगा क्या क्या है, पहले इसको नोट कर लो। और निकोलस मनुची, ये इटली के थे, याद रखेंगे आप। पूछ लिया जाता है कहां से आए थे, इटली से आए थे। किसके कार्यकाल में आए थे? शाहजहां के, यानी 1627 से 1658 के बीच में आए थे भैया। देखें जरा, और इसके बाद फ्रांसिस बर्निया आए थे, और साथ में कौन आए थे? द्रेवनिया। ये बात आप याद रखेंगे, कौन आए थे? द्रेवनिया आए थे। और ये कहां से आए थे भैया? फ्रांस से आए थे। और याद रखना देवन बर्निया कौन थे? डॉक्टर थे। और ये कौन थे? बिजनेसमैन, यानी व्यापारी। आप समझ गए मेरी बात को? तो डॉक्टर कौन थे? फ्रांसिस बर्निया। और व्यापारी कौन थे? द्रेवनिया। और कहां के रहने वाले थे बच्चा? फ्रांस के रहने वाले थे। बात कर ले, और अन्य दो कौन थे? पीटर मुंडी और निकोलस मनुची, इटली में रहने वाले थे। समझ में आ रही है बात? चलें जरा। अच्छा, यहां से आप ध्यान रखेंगे क्या? देखो, पीटर मुंडी ने एक बात कही है क्या, कि भैया 1630 में दक्षिण भारत में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। इसको नोट करके लिख लेंगे आप। और अकाल ऐसा पड़ गया भैया कि फसलें भी मर गई बिन पानी के, फसलें भी मर गई बिन पानी के। और इन्होंने इस स्थिति को बताया कि दक्षिण भारत में लाशों के ढेर लग गए। ये मुहावरा नहीं है बच्चा, सही में ऐसा हुआ था। 1630 में दक्षिण भारत में जब अकाल आया तो इतना जबरदस्त अकाल आया कि खड़े खड़े पौधे भी मुरझाने लगे, जैसा मूवीज में देखा होगा कई बार। सनलाइट नहीं मिली तो पौधा क्या वो झुक गया। बिल्कुल ऐसी स्थिति देखने को मिली थी 1630 में, है ना? समझ में आ रही है बात? और निकोलस मनुची ने लिखा था कि इस समय यहाँ पर क्या हुआ था, शाहजहां ने काफी प्रयास भी किए थे लोगों के उत्थान के लिए। जैसे कि वहां पर उन्होंने एक तरीके की दाल और चावल को बंटवाना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को सहायता देनी स्टार्ट कर दी थी, ये काम वहां पर किए थे। लेकिन याद रखेंगे आप, इस समय भी शाहजहां की गवर्नेंस द्वारा कोई सटीक निर्णय नहीं लिए गए, केवल एक खाना पूर्ति मात्र यहां पर काम किया गया। समझ में आ रही है बात? केवल कागज रूपी, ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि कहां तक केवल दक्षिण भारत में ये स्थिति थी, बाकी के जो 3 हिस्से भारत के थे उनमें मौज आ रही थी, है ना? चलें जरा, समझ में आ गई बात। अब आगे बात कर लेते हैं दरबारी कवि कौन कौन से थे शाहजहां के, उनके बारे में पढ़ लेते हैं भैया, वहां से सवाल बनता है कई बार। चलें, अब 1-2 क्लास और रही है, उसके बाद मुगल डायनेस्टी आपकी खत्म हो जाती है। और बच्चा इसके लिए बहुत बढ़िया एक मैं प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाला हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। तो याद रखना जरा, दरबारी कवि की अगर मैं बात करूं
तो इसके कार्यकाल में दरबारी कवि कौन कौन से आ जाते हैं, जल्दी से देखें जरा। सबसे पहले आते हैं कौन, अबू कालीन, नाम याद रखेंगे, अबू कालीन। अबू कालीन कौन थे, दरबारी कवि थे, इसके बड़े फेमस हुए। और याद रखेंगे पंडित जगन्नाथ कौन थे, इसी के क्या थे, कवि थे, राइटर थे, आप ऐसा कह सकते हैं। पंडित जगन्नाथ की कविता जिसका नाम क्या था, गंगा लहरी। अब आप ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पंडित जगन्नाथ किससे संबंध रखते थे, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना, लाख बख्श, कुछ भी दे सकते हैं। तो याद रखना पंडित जगन्नाथ किसके कार्यकाल में थे, शाहजहां के कार्यकाल में थे। जो कार्यकाल का नाम कितना था, 1627 से 1658, ये नाम आप याद रखेंगे बच्चा। चलें आगे की बात कर लेते हैं। उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी, समझ रहे हैं मेरी बात को, अब्दुल हमीद लाहौरी। और इनकी पुस्तक थी, कवि भी थे, राइटर भी थे। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, पादशाहनामा। समझ में आ रही है बात, क्या नाम बताया पुस्तक का, पादशाहनामा। इतनी बात याद रहेगी बच्चा। चलो आपको समझ में आया कुछ मैंने आपको क्या क्या लिखाया, फिर एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। ध्यान देंगे आप टॉपिक के ऊपर, क्या क्या बताया, दरबारी कवि बताए भैया, अबू कालीन बताया, और कौन बताए, अब्दुल हमीद लाहौरी बताया। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक का नाम क्या बताया, पादशाहनामा। और पंडित जगन्नाथ की कविता का नाम क्या बताया, गंगा लहरी। ये नाम आप याद रखेंगे, यहां से सवाल बन जाता है बच्चा। देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं आगे, शाहजहां के समय को क्या कहा गया, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इसको आप नाम याद रखना, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि इसी काल में ताजमहल बना था, एक बेहतरीन नक्काशियों के साथ, समझ रहे हैं। और नक्काशी किसके द्वारा की गई थी ताजमहल में, अगर हम बात करें तो अहमद लाहौरी बच्चे उनका नाम था, जिन्होंने क्या किया था, उस नक्काशी को बड़ी ही तहजीब और ईमानदारी के साथ ऐसी नक्काशी निकाल के लाए जो आज तक भी यूनेस्को द्वारा क्या दिया जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम में दर्ज है। बात समझ में आ रही है। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं बच्चा। तो देखेंगे जरा, कुछ नाम देख लेते हैं हम। ये तो थे दरबारी कवि। अब देख लेते हैं निर्माण कार्य कि भैया शाहजहां ने क्या क्या निर्माण करवाया। फिर उसके बाद एंट्री हो जाती है औरंगजेब की, है ना, बीच में हो जाएगी, शाहजहां के कार्यकाल के बीच में ही हो जाएगी, ये नाम आप याद रखना। चलो जी, निर्माण कार्य की अगर हम बात करें, बड़े फेमस निर्माण कार्य याद रखना। दूसरा याद रखना, हर जगह बोला जाता है क्या कि भैया ताजमहल जो है मुमताज़ के लिए बनवाया था, और याद रखना ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा था, 20 वर्ष लगे थे, जो कि गलत है बच्चा। एस.के. पांडे की अगर हम बात करें, जो फेमस राइटर हैं बुक के इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास की जो गहन जानकारी के साथ अपनी पुस्तक को लिखी है, तो एस.के. पांडे की ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसी से बने ये नोट्स हैं आपके। तो 1651-31 से 1653, समझ में आ रही है बात, कितना टाइम लगा, कुल 22 वर्ष। ये नाम आप याद रखेंगे। और बच्चा अगर डिजाइन की बात करें तो किसने डिजाइन किया था, जल्दी से बताएं। अभी मैंने आपको नाम बताया भैया, अहमद लाहौरी। आपको बात समझ में आ रही है। चलो जी, अगर हम बात करें इसके ठेकेदार कौन थे, ठेकेदार यानी निर्देशन कार्य किसने किया, तो याद रखना ईशा खां। समझ में आ रही है बात भैया, इतनी बात याद रखेंगे। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, तभी भैया 1983
यूनेस्को की विशाल सूची में ये दर्ज हुआ। ये नाम भी आप याद रखेंगे, कभी अकाउंट किया गया यूनेस्को द्वारा, तो 1983 में हुआ। और याद रखना सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। ठीक है, और ये सफ़ेद पत्थर कहाँ से लाया गया था, याद रखेंगे मकराना नामक स्थान से। मकराना, बस नामक क्या लिखें, स्थान लिख दें, स्थान से लाया गया। हाँ, ये मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी अभी एडजस्ट कर लेंगे, आप आगे देख लेंगे, इसको चेंज कर देंगे। समझ में आया भैया? इतनी जानकारी इसके बारे में काफ़ी है। और एक जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है, क्या, अगर इसकी बात करें तो कौन सी शैली यूज होती है, याद रखें पितरादूत शैली, जिसमें पेड़ पौधे पत्तियों का चित्रण किया जाता है। ये लास्ट बात मैंने आपको बता दी थी, है ना, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वहाँ पर इसको आप मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर दोबारा सुन लेंगे। नक्काशियों के बीच में जो फूल पौधे पत्ती बनते हैं, उसी शैली को क्या बोला जाता है, पितरादूत शैली। समझ में आ रही है बात? देखिए बच्चा, जरा आगे की बात करें, नंबर 2 लाल किला की बात कर लेते हैं। लाल किला दिल्ली कब बनवाया गया, याद रखेंगे 1648 में बना, 1648 में बना। ज़्यादा इसकी जन्म पत्री नहीं देखनी, इससे से काम चल जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक दो बात इसके बारे में और लिख सकते हैं, क्या भैया, यूनेस्को ने इसे 2007 में शामिल किया, कि अद्भुत नज़ारा है इसका भी, इसलिए इसको भी नोट कर लेते हैं, कहाँ, यूनेस्को के फाइल में। बात समझ में आ रही है बच्चा? जल्दी जल्दी देखें जरा, थोड़े से और इसमें क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मयूर डिजाइन, मयूर डिजाइन की अगर हम बात करें तो याद रखना पूरा नाम याद रखेंगे, तख्ते ताउस, है ना। और याद रखें डिजाइन बाय बादल खां, ये सवाल आया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, बादल खां द्वारा ये डिजाइन हुआ है। समझ में आ रही है बात? मयूर डिजाइन, ठीक है। अगर हम मयूर, सॉरी सिंहासन है, डिजाइन नहीं है, मयूर सिंहासन बड़ा फेमस है, याद रखेंगे आप, किसके लिए, शाहजहां के लिए। मयूर सिंहासन डिजाइन, तख्ते ताउस इसको बोला गया, इसी के नाम से मिलेगा आपको जहां भी पढ़ेंगे आप। मयूर सिंहासन बहुत कम लिखा मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे दोनों बातें एक ही हैं। और डिजाइन किया था किसने भैया, बादल खान ने इसको डिजाइन किया। समझ में आ रही है बात? अब बात करें बच्चा आगरा का किला। अब आप बोलेंगे भैया ये तो बनवाया था किसने, जल्दी बताओ। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था भैया। किसने बनवाया था, अकबर ने। लेकिन शाहजहां ने क्या क्या चेंजेस किए, याद रखेंगे भैया। इसमें दीवान ए आम और क्या बनवाया, दीवान ए खास बनवाया। अगर बात करेंगे किले की तो किला बनवाया था अकबर ने, ये बात आप याद रखना। अगर आगरा का किला आपसे पूछा जाए तो अकबर का ही नाम आपको बताना है बच्चा। लेकिन अगर बात कर लें क्या, अगर वो पूछ लें कि बताइए आगरा के किले में बदलाव किसने करवाए थे, तो याद रखना शाहजहां, जिनका कार्यकाल, फिर दोबारा याद रखेंगे। जल्द जितना बार मुंह से बोलेंगे उतना बातें अट्रैक्ट होंगी माइंड के ऊपर, और जब माइंड में जाएंगी तो वहीं पर आपको जकड़ के रखना है। तो शाहजहां क्या बताया, 1627 से 1658 मैंने इसका कार्यकाल आपको बताया है। समझ में आ गई बात? नाम दिया था किसने, जहांगीर ने, ठीक है। ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन, आगरा का किला, 4 इनके निर्माण हैं, इनके जीवन के मुख्य हैं, जहां से सवाल भी बनते हैं। चले भैया अब आगे की बात करते हैं, जल्दी से चले जरा। बड़े बेहतरीन निर्माण करवाए, इसलिए इस काल को क्या कहा गया, स्थापत्य आर्किटेक्चर युग कहा गया, याद रखेंगे। अब इससे आगे की अगर हम बात करें भैया, याद रखेंगे आप
सिजदा और पाबोस प्रथा खत्म। और ये सिजदा और पाबोस कहाँ पड़ा था? बलबन ने स्टार्ट किया था अपना वजूद प्रजा को दिखाने के लिए कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में, मेरे इस राज्य में कोई नहीं है। तो प्रथा चलाई थी और इसको खत्म कर दिया किसने? शाहजहां ने। यह बात आप याद रखेंगे। चलो जी, तीर्थ यात्रा पर क्या कर दिया? कर प्रारंभ कर दिया। फिर दोबारा से तीर्थ यात्रा पर क्या कर दिया? कर लगाना प्रारंभ कर दिया। और याद रखेंगे इस कर को खत्म किया था किसने? 1563 में अकबर ने इसको खत्म किया था। अगर आपको याद हो बच्चा, 1563 में अकबर ने इस तीर्थ यात्रा के कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन शाहजहां ने इसको फिर दोबारा से अपने कार्यकाल में इसको शुरू कर दिया कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बच्चा? देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, अगर बात करें बच्चा न्याय का दिन, ध्यान देंगे, न्याय के दिन की बात करें तो शाहजहां ने एक दिन न्याय का रखा था, जिस दिन को बोला गया था बुधवार। बात समझ में आ रही है? बुधवार का दिन बोला गया था। और याद रखेंगे बच्चा, संस्कृति जो थी भारत की, उसके अगर कवि की बात करें तो याद रखना अभी अभी नाम आया था पंडित जगन्नाथ जी को काहे की उपाधि दी गई? याद रखेंगे महाकवि उपाधि दी गई। मानता भी था शाहजहां, ऐसी बात नहीं थी, मानता भी था। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसकी बस एक ही औलाद ऐसी पैदा हुई जिसने सारे किए कराए पर मट्टी पलट कर दिया। और फिर दोबारा से एक खतरनाक मुगल शासक देखने को मिला जिसका नाम था औरंगजेब। एंट्री होने ही वाली है, बस थोड़े से अपने दिलों को थाम के बैठिए। बात करें बच्चा, चलो जी, और अगर हम बात करें गुण समुद्र की उपाधि, स्कोर नोट कर लेंगे आप, ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। गुण समुद्र की उपाधि किसको दी थी? लाल खां को। ये नाम आप याद रखेंगे। लाल खां को क्या की थी? इस गुण समुद्र की उपाधि दी गई थी। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? चलें जरा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब इससे आगे की बात कर लेते हैं, देखेंगे जरा। चलो जी बच्चा, याद रखेंगे 1600, देखो मैंने क्या कहा, 58 में तो ये एंड ही हो गया था। अब बात कर लेते हैं इसके मरने, इसके अंतिम समय के 1 साल पहले। देखो जरा, याद रखेंगे आप, भैया शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है। शाहजहां की हालत नाजुक होने के कारण 1657 में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गए। तो बात समझ में आ रही है? लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और जंग की अगर हम बात करें तो याद रखना 1658 में धर्मट का युद्ध, 1658 में धर्मट का युद्ध। याद रखेंगे औरंगजेब, एक बेहतरीन मूवी का निभाई औरंगजेब ने, और ये इसी के भाई दारा शिकोह के साथ इसका युद्ध था, केवल गद्दी के लिए। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, गद्दी चीज ऐसी है भैया। लेकिन याद रखना, बहुत ताकतवर, दिमाग का तेज, सबसे बड़ा कमीना औरंगजेब जीत जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चलें जरा आगे, इससे आगे की बात कर लेते हैं बच्चा, देखेंगे जरा। और धर्मट का युद्ध कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, ये बात याद रखेंगे, ये स्थान भी है उज्जैन में। चलो जो इस युद्ध में याद रखेंगे अपने भाई से औरंगजेब जीत जाता है। चलें जरा आगे की अगर हम बात करें, भैया आगरा में ही क्या हो जाता है? सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे, याद रखना, क्योंकि गद्दी लेनी थी किसको? औरंगजेब को। कह रहा था भैया आ जाओ, जल्दी जल्दी लड़ाई करो और साइड में निकलते रहो। तो औरंगजेब का फिर दोबारा युद्ध हुआ भैया, याद रखना।
पहले कहाँ लड़ा था याद रखेंगे, उज्जैन में, और उसी समय कुछ समय के बाद फिर दोबारा आगरा में, जिसमें फिर दोबारा से कौन जीते, औरंगजेब जीते, और दारा शिकोह को क्या हार शिकस्त खानी पड़ी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और बच्चा याद रखना, सामूगढ़ के युद्ध के बाद भाई बनना तो शासक राजा के बेटों में से ही था। दारा शिकोह जीतता या औरंगजेब जीतता चला जा रहा था। तो इसी को क्या टोपी पहना दी, औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार और होगा आगे चल के, याद रखेंगे आप। राज्याभिषेक किया गया, कब किया गया याद रखेंगे। ये सवाल बन जाता है कि औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब किया गया था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 के बाद इसको युद्ध किया गया था। बात समझ में आ रही है, चलें जरा, और इसके बाद याद रखेंगे आप। चलो जी, इतना क्लियर हो गया। अब औरंगजेब गद्दी पर आ जाते हैं। देखो बच्चे, इसके औरंगजेब, यहां से औरंगजेब की कहानी स्टार्ट हो जाती है। एक नाम आया दारा शिकोह, जिसके बारे में हम कुछ बात देख लेते हैं, देखेंगे जरा। यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है दारा शिकोह के ऊपर, क्योंकि एक बड़ी स्थिति थी, जब भी तो दो बार लड़ गए। आप समझ रहे हैं, एक ही वर्ष में 2 बार लड़ना किसी हंसी बच्चों का खेल नहीं है। जिसके पास क्षमता होगी, जिसके पास साम्राज्य होगा, सामर्थ्य होगा लड़ने का, केवल उसको ही अपना जिगरा लेकर आएगा लड़ने के लिए। और वो भी एक ऐसे राजा से जो बहुत ही ज्यादा चतुर, चालाक हो सबसे ज्यादा अपने सभी भाइयों में, है ना। दारा शिकोह बड़ी चीज थी। देख लेते हैं दारा शिकोह के बारे में। और बच्चा याद रखना, लेनपुल राइटर थे, और लेनपुल ने याद रखना दारा शिकोह को क्या नाम दिया, लघु अकबर। इस नाम से आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। याद रखेंगे आप, क्या नाम दिया इसको, शॉर्ट अकबर नाम दिया। किसने, लेनपुल ने। समझ रहे हैं आप बात को। अगर इनके गुरु की बात करें, देखो बच्चा याद रखना, 2 गुरु हुए इनके। समझ में आ रही है बात। आध्यात्मिक गुरु की बात करें, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है, अध्ययन किया है, जिनका नाम क्या है, मियां मीर है। बात समझ में आ रही है। और एक गुरु इनके और हुए, जिसको जो हिंदू विद्वान थे। कौन थे, हिंदू विद्वान, और नाम था लाल बैरागी। नाम याद रखेंगे आप, क्या नाम था, लाल बैरागी भी इनके गुरु थे। समझ में आ रही है बात। चले जरा, इन्होंने क्या किया था बच्चा, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करा है। समझ रहे हैं आप बात को। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, मियां मीर। हिंदू विद्वान कौन थे, हिंदू विद्वान ये गुरु थे। इसको आप ऐसा लिख लेंगे, हिंदू विद्वान गुरु कौन थे, लाल बैरागी। और बात करें 52 उपनिषदों का क्या किया बच्चा, फारसी में अनुवाद किया। और किस नाम से वो संग्रह किया गया, CIA अकबर, ये नाम दिया गया, CIA अकबर। इसको लिख लेना यहां पर, कहा गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है। बात चल रही है दारा शिकोह के बारे में, नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी चीजें और याद रखेंगे। कादरी नाम से रचनाएं भी लिखी, किसने की थी ये भी याद रखेंगे। दारा शिकोह ने ये कादरी नाम से रचनाएं की थी बच्चा, याद रखना आप। इन्हीं का अन्य नाम क्या था, शाह इकबाल इन्हीं का नाम था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात। चलेंगे जरा आगे। अब याद रखना
जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ था ना, सामूगढ़ युद्ध के पश्चात इसके राजा बनने में कोई दिक्कत ना है, कोई अड़चन ना है, तो भैया क्या किया, शाहजहां को ही कारागृह में बंदी बना दिया। भैया राजा था, कुछ भी कर सकता था, और राजा का बेटा तो वैसे किसी का मुंह नहीं खुला, भले राजा का खुला नहीं खुला, लेकिन किसी जनता ने इसका कोई विद्रोह नहीं करा, क्योंकि सम्राट के सामने बोलने का मतलब था अपनी गर्दन को कलम करवा देना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और याद रखेंगे कौन सी कैद में किया था, शाहबुर्ज आगरा, ये कैद का नाम था। समझ रहे हैं आप? और उसी कैद में याद रखना, तड़प तड़प के बेटा, बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प के 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई बेटा। ऐसी मृत्यु किसी भी बाप को नसीब ना हो जो उसके बच्चे के द्वारा अपने पिता को दी जाए। समझ में आ रही है बात? इस बात को आप याद रखें। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र यहाँ पर औरंगजेब ने रचा था, केवल एक गद्दी को हड़पने के लिए। और औरंगजेब का शासनकाल दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल था अकबर के बाद। ये नाम आप नोट करके लिखेंगे, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चा देखें जरा, आज की क्लास बहुत बढ़िया क्लास मैंने आपको बताई है। शाहजहां के प्रमुख निर्माण भी मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि बात करूं ताजमहल की, तो 1631 से 1653 22 वर्ष लगे। डिजाइन किया था अहमद लाहौरी ने, और याद रखेंगे निर्देशन कौन थे, ईशा खां। ठीक है, हाँ ईशा खां। और 1983 में यूनेस्को ने इसको क्या किया था, काउंट कर लिया था अपनी श्रेणी में। उसके बाद लाल किला की बात करें तो 1648 में बना, लेकिन यूनेस्को ने काउंट किया 2007 में, अभी कुछ टाइम पहले, 10-14 साल पहले, है ना। चले, उसके बाद मयूर सिंहासन यानी क्या नाम था, तख्ते ताउस, बादल खान ने डिजाइन किया था। जामा मस्जिद दिल्ली में, हाँ ये भी लिख लेना, ये रह गया, जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। कहां पर, दिल्ली में, जो आज भी है। किसने करवाया था, शाहजहां ने। लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, तीनों ही क्या थे, बड़ी चीजें निर्माण कराई। इसलिए इसको क्या कहा गया, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, निर्माण का, स्थापत्य कला का बहुत स्वर्णकाल। चलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो उसके बाद क्या बताया, कादरी नाम से रचनाएं, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद, सीरे अकबर कहा गया, हिंदू विद्वान गुरुलाल बैरागी, आध्यात्मिक गुरु मियां मीर, और दाराशिकों को क्या कहा गया, लघु अकबर कहा गया। और दाराशिकों के बारे में सारी जानकारियां हैं। सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात, है ना, क्या हो गया था, शाहजहां को कारागार में बंदी करा दिया, और जिस कारागार में डाला गया उसी का नाम क्या रखा गया, शाहबुर्ज, जहां पर 1666 में बच्चा शाहजहां की मृत्यु हो गई। समझ रहे आप, कितना दर्दनाक रहा होगा। अब देखें जरा, इससे आगे एंट्री हो जाती है यहां पर औरंगजेब की, जिसका एक धूर्त कार्यकाल रहा। जो अन्याय अब तक नहीं हुए थे हिंदू साम्राज्य के ऊपर, वो अब होने शुरू होंगे, और जिनकी कोई सीमा नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगली क्लास में मिलते हैं। औरंगजेब का कहर, है ना बच्चा। जब भी आप आए, नेक्स्ट लास्ट क्लास को रिवाइज करके जरूर आए। क्लास लेने से पहले आप पिछले नोट्स को रिवाइज जरूर करें। ये हिस्ट्री है बेटा, पिछली कड़ी से अगली कड़ी जुड़ेगी, फिर आज की कड़ी से अगली कड़ी जुड़ेगी। अब कड़ी हल्की सी कमजोर रह गई तो आप जानते हैं, जब भी आप टाइट करेंगे जरूरत पड़ने पर टूट जाएगी, खुल जाएगी, सारी मेहनत बेकार। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात इतनी। तो बच्चा क्लास को आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर किया करें। मैं नोट करता हूं इस बात को कि आप वीडियोस को देख रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कमेंट जरूर किया करें कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, कंटेंट कितना मजा आ रहा है, ज्यादा शॉर्ट तो नहीं लग रहा है, ज्यादा लॉन्ग तो नहीं लग रहा है। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप नीचे दिए गए हेडलाइन नंबर पर सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चा। जितनी भी कमियां होंगी हमको बताएंगे। और बच्चा याद रखना, आपके लिए हर कोशिश, हर संभव कोशिश करना मेरा कर्तव्य है, ये बात आप याद रखेंगे। विश्वास तो करके देखिए एक बार, आखिर तक लेके जाऊंगा।
जो ज्वाला आपने अपने हृदय में जलाई है वो बहुत पहले मेरे हृदय में जल चुकी है, और अपने इस ग्रामीण क्षेत्र से कई बच्चों को मुझको उठाकर लेके जाना है बाहर। यही मेरा लक्ष्य है, मैंने पहले भी आपको बताया है। समझ रहे हैं? तो सपना आपका नहीं, आपके माँ बाप का है, ये आप मानकर चले। और इतना 6 महीने, मात्र 6 महीने तो आप उनको दे सकते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है। क्या आप उनका सपना नहीं पूरा कर सकते? उस 6 महीने के बाद जिंदगी अलग होगी, है ना? तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और क्लास में अटेंड करते रहिए। लाइव सेशन बिल्कुल ना भूलें। संडे वनडे जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप जुड़े रहिए ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।